जादुई जामुन के पेड़। बिसनलाल नामक एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वो अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पा रहा था। उसके घर में उसकी बीवी और दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहाँ रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। बिसनलाल की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वो अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन बिसनलाल की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। बिसनलाल के मरने के बाद मदन की बीवी उससे बोलती है, सुनो जी, मेरे से अब और सेवा नहीं की जाती। अब तुम सासू माँ को बोलकर घर का बंटवारा कर लो। अरे, अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना, तो माँ जी ना सब चीजें उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी की बातों में आ जाता है। अगले दिन मदन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मुझ में बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं तो बस माँ से कह रहा था कि अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जहाँ जामुन के पेड़ थे वो रमेश को दे देता है। ये सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें उतार कर बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तो क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। जहाँ वो और उसकी बीवी रहते थे। देखा, मैं नहीं कहती ना तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो। अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे तुम्हें एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह होने पर, आज जामुन के पेड़ देख कर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। ये सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है तो पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास की साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो ये जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है। अब फल आने पर तो उन्हें बेचकर पैसा कमा सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके साथ खेतों में काम करवा दूंगा। और फिर से मदन एक चारपाई पर लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों की जुताई करनी पड़ती है। अब रोज रमेश पहले अपने जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन के खेतों में काम करता। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, अब मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिशें सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद खेतों में काम करने के बाद जब रमेश अपने जामुन के पेड़ों के पास जाता है तो वो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वो उसे उठाता है।
अरे, ये चिड़िया तो घायल लग रही है। तो रमेश उसे अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगाता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रमेश उसे अपने जामुन के बगीचे में ले जाता है और वो उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठे स्वर में चहचहाने लगती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके जब रमेश वापस अपने खेत में आता है, अरे ये क्या, इतने सारे जामुन! सुबह तक तो यहाँ एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक कपड़ा बिछाता है और जामुन तोड़कर रखने लगता है। ये जामुन बाजार में बेच आता हूँ। और रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले आता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह रमेश फिर से अपने जामुन के पेड़ों के पास आता है। अरे, कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन से पेड़ भरे हुए हैं। तभी वो चिड़िया वहां आ जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैंने ये सभी जादुई पेड़ बना दिए हैं। अब इनके जामुन कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा बोलकर वो परी अदृश्य हो जाती है। रमेश बाजार जाकर एक ठेली किराए पर ले आता है और जामुन के पेड़ पर चढ़कर सारे जामुन तोड़ने लगता है। जामुन से ठेली भरकर वो बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है। और जब शाम को वो घर आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, तू आज काम नहीं करने आया खेत में, क्या हुआ? भैया, अब मैं आपके खेतों में काम नहीं करूंगा। मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूंगा। अरे मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं भैया, अगर आप मेरा भला चाहते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी न करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत आकर्षित और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ से खरीद के लाते हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितने जामुन चाहिए? मेरे खुद के जामुन के पेड़ हैं। अरे तो तुम ठेली पर ये जामुन क्यों बेच रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और हम फलों का रस निकाल कर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब रमेश रोज बहुत से जामुन तोड़कर उस कंपनी वाले को बेच देता था और जैसे ही वो जामुन तोड़ता वहाँ और जामुन लग जाया करते थे। कुछ ही समय में वो बहुत धनी बन जाता है और वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। रमेश की सफलता को देखकर मदन को अपने किए पर अफसोस होता है कि काश वो अपने भाई के साथ यूं धोखा ना करता तो आज वो भी उसके साथ होता। गंगापुर नामक एक गांव में सोहन अपनी माँ के साथ रहता था। सोहन खेती करता था। एक दिन सोहन अपने खेतों से लौटकर घर जा रहा था। तभी उसके सामने से दो आदमी आ रहे थे। अरे सोहन, कब तक ऐसे अकेले रहेगा? अब तो शादी की उम्र हो गई है। अब तो तुमसे कम उम्र के लड़कों के भी बच्चे हो गए हैं। कर लूंगा शादी, लेकिन उसके लिए अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। कितने रिश्ते देख चुका है, लेकिन सबको मना कर देता है। माँ बेटा दोनों एक जैसे हैं। कोई बड़ा घर ढूंढ रहे होंगे। ऊपर से बोलता है मेरी माँ को जो अपनी माँ समझे और बिना सवाल किए उसकी बात माने, ऐसी लड़की चाहिए। लगता है फिर तो कुंवारा ही रहेगा। सोहन अपने खेत में काम करके घर आ जाता है। माँ, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ।
हाँ हाँ, क्या पूरी उम्र मुझसे ही काम करवाएगा? कितना बोलती हूँ, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, बोला था कि शादी कर ले, लेकिन अब कहाँ तू मेरी बात मानेगा। हाँ, मैं भला कब तक ऐसे काम करती रहूंगी। तभी सोहन हाथ मुंह धोकर अंदर आ जाता है। अरे माँ, शादी भी कर लूंगा, लेकिन अगर उसकी तेरे साथ नहीं बनी तो, और वो तुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी तो, इसलिए एक अच्छी लड़की मिलना बहुत जरूरी है माँ। देखना, गांव में सबसे सुंदर लड़की ब्याह करके लाऊंगा, जो तुझे अपनी माँ समझेगी और तेरी खूब सेवा करेगी। हाँ, बातें बनाता रहता है। आज तक कितनी लड़कियां देखी, लेकिन सबको मना कर देता है। अब किसी के शक्ल पर तो नहीं लिखा कि वो मुझसे लड़ाई करेगी या मुझे माँ समझेगी। सोहन और उसकी माँ घर में दो ही लोग थे। पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था। घर की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर सोहन खेती करता था और उससे ही घर का खर्च चलता था। एक दिन सोहन की माँ, बेटा, वो तेरी चाची आई थी, उसने मुझे एक रिश्ता बताया है। बोल रही थी लड़की बहुत संस्कारी है, तू सुबह ही रूपनगर गांव के लिए निकल जा और उन लोगों से मिलकर आ जा। क्या? रूपनगर? माँ, तुम मुझे इतनी दूर भेज तो रही हो, लेकिन अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना करके आ जाऊंगा। तुम अभी से ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो बेटा? अच्छा माँ, ठीक है, मैं कल ही सुबह रूपनगर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन सोहन सुबह के अंधेरे में ही घर से निकल जाता है। चलते चलते उसने काफी यात्रा तय कर ली थी। गर्मियों का मौसम था, सूर्य की गर्मी से सब कुछ तप रहा था। इतनी गर्मी में सोहन पैदल चल रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था। हे भगवान, ये सूर्य आज तो जला ही देगा। इतनी गर्मी में चल चल कर मैं तो थक गया हूँ। कुछ देर बैठकर यहाँ आराम कर लूंगा तो सही रहेगा। आगे चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। अरे, वो रहा पेड़। ऐसा करता हूँ, यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। अभी तो दोपहर हुई है, कुछ देर आराम करूंगा और फिर आगे की यात्रा के लिए निकलता हूँ। वाह, कितनी अच्छी छाया है इसकी। कितना अच्छा होता अगर यहाँ एक बेड होता। कितनी अच्छी नींद आती इस छाया में। तभी अचानक से वहाँ एक बेड आ जाता है जिसपे बहुत ही मुलायम गद्दा लगा था और उस पर मखमली चद्दर भी थी। अरे, ये क्या? यहाँ बेड कैसे आया? वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और उस बेड पर आराम से बैठ जाता है और सोचता है, मुझे बहुत भूख लगी है। कितना अच्छा होता अगर मुझे यहाँ कुछ खाना मिल जाता। उसी समय वहाँ खाने से भरा थाल जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन थे, मानो वो खाने का थाल किसी राजा के लिए लगाया हो। सोहन बहुत भूखा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे थाल का खाना खा लेता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था, मजा ही आ गया। भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब वो कुछ देर लेटना चाहता था और वो बेड पर आराम से लेट जाता है। तभी उसके दिमाग में आता है, क्या होगा अगर ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएं और अचानक मुझ पर एक शेर हमला कर दे। जैसे ही सोहन ये सब सोचकर हटता है, वैसे ही वहाँ पड़ा थाल और बेड गायब हो जाते हैं और वो खुद को जमीन पर देखता है। अरे, मेरा बेड कहाँ गया? और वो सामने देखता है कि एक शेर दहाड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा था। सोहन बहुत डर गया था और वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और भगवान को याद करता है। हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। भगवान, मुझे बचा लो। तभी वहाँ उसे एक रोशनी दिखाई देती है और भगवान सोहन के सामने आ जाते हैं। वो शेर भगवान को देखता है और चुपचाप वहाँ से जंगल की ओर मुड़ जाता है। तब जाके सोहन चैन की सांस लेता है और पेड़ से नीचे उतरता है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। ये जादुई पेड़ एक भगवान और गुरु के जैसा है।
जैसा भगवान और गुरु दयालु और चमत्कारी होते हैं, भगवान और गुरु से जो भी मांगते हैं सोच समझकर अच्छा मांगते हैं, वैसे ही ये पेड़ है। इसलिए इनसे भी सोच समझकर ही मांगना चाहिए और कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वो रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है। सोहन सब समझ जाता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और शाम तक रूपनगर पहुँच जाता है। लड़की के पिता उसका स्वागत करते हैं। बेटा, घर पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं जी, सब बहुत अच्छे से रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लड़की के पिता उसे खाना खिलाते हैं और सोहन से बात करते हैं। देखो बेटा, हमारी एक ही बेटी है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी है और दहेज में हम कुछ नहीं दे सकते। देखिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक अच्छी जीवन साथी चाहिए जो मेरे परिवार को भी अपना परिवार समझे। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। हमारी कुछ जमीन है जिस पे मेहनत के हिसाब से फसल निकल जाती है। सोहन और लड़की को आपस में मिलाया जाता है और शादी की बात पक्की हो जाती है। सोहन आते समय फिर से उस जादुई पेड़ के नीचे बैठकर बोलता है, इस बार मैं अपने खेत में खूब मेहनत करूंगा। बस मेरी मेहनत का फल हमें देना और मेरी माँ और मेरे होने वाली पत्नी को मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर सोहम अपने गांव पहुंचने पर अपनी माँ को बताता है कि उसको लड़की पसंद है। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद बड़े धूमधाम से सोहन की शादी हो जाती है और सब खुशी से एक साथ रहते हैं। हेलो एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका फेवरेट फल कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो और बेल आइकन भी ऑन कर देना कि जो भी वीडियो अपलोड हो जरूर आपके पास आए।